देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये बीजेपी का कंसर्न है। ये बीजेपी निर्णय लेगी कि जहां जहां जिसकी विनेबिलिटी फैक्टर है, जिसका जैसा जनाधार है, उसके अनुसार उनको सीट मिले जाए। जहां तक हमारी बात रही है, थोड़ा सा मैं एक आंकड़ा दे दूं, क्योंकि आंकड़े के साथ खूबसूरती ये होती है कि झूठ नहीं बोलते हैं जी 2019 में हमारा जो आंकड़ा था 7.12% का था। 4 साल 5 साल में वो 10% के आसपास हो गया है। हम 10 से 12 जगह ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जहां पे कि हम प्रभाव डाल सकते हैं, उसके अनुसार हमने बीजेपी को कहा है और बीजेपी इस बात को समझती है। जहां तक बात उपेंद्र कुशवाहा की रही या जीतन राम मांझी जी की रही, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी उनके साथ डील करेगी। अच्छा, चाचा भतीजा में सामंजस्य प्रॉपर हो गया है यहाँ पे सर? एक हल्की फुल्की बात है, बिल्कुल चाचा भतीजा में सामंजस्य हो गया है ना, चिराग और उनके चाचा में। संजय भाई जी, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि वो बात काफी पुरानी हो चुकी है। अब जो मुद्दे हैं बड़े हो चुके हैं, अब राष्ट्रहित के मुद्दे हो गए हैं। अच्छा, राष्ट्रहित के अब चाचा जी, माननीय मंत्री जी के साथ बीजेपी का क्या व्यवहार रहेगा, कैसा ट्रीटमेंट रहेगा, ये बीजेपी समझेगी। हमारे साथ हमने अपनी बात कह दी है। मुझे लगता है कि बीजेपी इस फैक्टर को जरूर ध्यान में रखेगी, कौन कहां से जीत सकता है, उसके अनुसार से सीटों का निर्णय होगा। ठीक, चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जहां की तमाम ऐसी पेचीदगियां और जो गठबंधन की जो कोशिशें हो रही हैं बीजेपी के द्वारा एनडीए कुनबा बढ़ाने को लेकर, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी अब अपने पुराने सहयोगियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पुराने सहयोगी को साधने में जुटी है। दोनों राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी है। ओडिशा में बीजेडी सत्तारूढ़ है, जबकि आंध्र में टीडीपी विपक्ष में है। आंध्र में बीजेपी का कोई सांसद नहीं है और वोट शेयर भी 1% से कम है। ऐसे में अगर बीजेपी को 25 लोकसभा सीट वाली आंध्र में 6-7 सीटें लड़ने को मिल जाती है तो बीजेपी को ग्राफ बढ़ाने की उम्मीद है। एनडीए की सीटें भी 400 सीटों के लक्ष्य के करीब हो जाएगी, ऐसा भी वो मानती है। आंध्र में भले ही टीडीपी विपक्ष में है, लेकिन जगन मोहन की पार्टी से उनकी पार्टी के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे में बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ में आ जाने से एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। टीडीपी का राज्य में पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी के साथ पहले ही गठबंधन हो चुका है और दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। वहीं ओडिशा में बीजेडी शासन में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटों वाली ओडिशा में बीजेडी को 12, बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस को मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। ऐसे में अगर ओडिशा की नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी मिल जाती है तो विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी पुराने सहयोगियों को तो मिला ही रही है, दूसरे दल के नेताओं को भी अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बिहार में जेडीयू की फिर से एनडीए में वापसी पहले ही हो चुकी है। वहीं दूसरे दल के कई बड़े नेता बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तापस रॉय टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अरुणाचल में कांग्रेस के 4 में से 3 विधायक, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। गुजरात में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस के बीजेपी के साथ आने की भी चर्चा है। अपने 400 सीटों के टारगेट को पार करने के लिए बीजेपी सभी राज्यों में अपना और गठबंधन का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। केरल में भी बीजेपी की प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर नजर है। केरल की सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पार्टी यहां ईसाई मतदाताओं को साधने में जुटी है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं, सीटें कम है और सहयोगी ज्यादा। ऐसे में ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी पेच फंस रहा है। बिहार में एलजेपी 2 दलों में बंट चुकी है। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों 6-6 सीटें मांग रहे हैं। पशुपति हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है तो चिराग इस सीट से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सीतामढ़ी और काराकाट सीट चाहती है तो मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम गया सीट पर दावा कर रही है। ये तीनों ही सीटें पिछली लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खाते में गई थी। ऐसे में जेडीयू की इन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार करना उतना आसान भी नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे 23 सीटें मांग रहे हैं तो अजित पवार 10 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं।
पेच है कि पिछले चुनाव में शिवसेना के 18 प्रत्याशी सांसद चुने गए थे। इनमें 13 शिंदे के साथ आ गए और 5 उद्धव की पार्टी के साथ रह गए। अगर शिंदे को 10 सीटें मिलती है तो अन्य 3 सीटिंग सांसदों का क्या होगा? अजित पवार भी अगर कम सीटों पर मान जाते हैं तो ये आशंका है कि उनके साथ आए नेता कहीं शरद पवार के पाले में न चले जाए। ऐसे में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में कितना कामयाब हो पाएगी, एक बड़ा सवाल भी है। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुश्किलें तो है, लेकिन सब यही कहते हैं कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, खासकर एनडीए में, लेकिन पेच काफ़ी ज़्यादा है। रितु जी, जरा समझाइए कि कांग्रेस किस तरीके से बड़े भाई की भूमिका पार्टी निभाएगी और तमाम अपने गठबंधन के साथियों के साथ जो एक समझदारी से आगे चल पाए, क्योंकि जो बयान सब आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हताशा का से भरा हुआ बयान दिखते हैं अन्य दलों के। इधर आपने बहुत सारी घोषणाएं भी कर दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 30 लाख नौकरी का वादा कर दिया है आपने, खासकर युवाओं के लिए जो बेरोजगार है। देखिए संजय जी, कोई भी बयान कोई व्यक्ति अगर देता है, जैसे अगर कांग्रेस से कोई व्यक्ति देता है, जब तक कि कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, उस बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं माना जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी स्टेट में आपके दूसरे सहयोगी यदि बोल रहे हैं तो उसको तो आधिकारिक मानेंगे ना भाई। जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने भी, क्योंकि जब गठबंधन होता है तो आपस में, क्योंकि जो हम जिनके खिलाफ लड़ रहे थे पहले, अब वो हमारे साथ है, तो थोड़ी तलखी जो है वो धीरे धीरे कम होती है संजय जी, एकदम से चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि देश। लेकिन ऐसे बयान एनडीए के सहयोगी के बीच नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है कि ये सब बयान आते क्यों हैं फिर आपके बीच। जी, मैं इस बात का जवाब आपको देना चाहती हूँ संजय जी। इस तरह के बयान हमारी पार्टी में, इंडिया गठबंधन में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं सब बहुत सशक्त हैं, सब बब्बर शेर है यहाँ पे, और उनको कोई रोक नहीं सकता कुछ बोलने से। लेकिन जब बात भाजपा की आती है तो भाजपा में तो बड़े बड़े इनके जो दिग्गज नेता थे, आज उनका भी बयान आपको एक ढूंढने से भी नहीं मिलता है। आप चाहे राजनाथ जी की बात कर लीजिए, चाहे अडवाणी जी की बात कर लीजिए, गडकरी जी की बात कर लीजिए, तमाम वो नेता जो बीजेपी की पहचान हुआ करते थे, उनकी आवाज बंद कर दी। तो गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है सर कि गठबंधन की आवाज को ये लोग उठने देंगे। पूरी तरह से भाजपा में जो है वो तानाशाही है, एनडीए गठबंधन में तानाशाही है। मोदी जी के सामने जब उनके मंत्री मुंह नहीं खोल सकते तो बेचारे गठबंधन वाले क्या मुंह खोलेंगे, आप ये बताइए। ये बताइए, गडकरी जी को लेकर बड़े उत्साहित हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी ऑफर कर दे रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान भी बोल रहे हैं, तो क्या कहा जाए, इतना जल्दी इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं? अभी तो महाराष्ट्र का डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ है बीजेपी की ओर से। इससे संजय जी उत्साह की कोई बात नहीं है, जो फैक्ट है हम वो बता रहे हैं आपको। अच्छा। कि यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन में सबके सब जो है वो ये शेरों का समूह है, ये दहाड़ेंगे, और जो वहां पर है इंडिया गठबंधन में वो गीदड़ों का समूह है, और रात को हुंकारते हैं कि क्या करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन वहां पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। और ये चीजें, ये तो आप कह रहे हैं कि 10 साल से जो सत्ता चला रही हो पार्टी और उनका गठबंधन, ठीक है, कई सवाल तो ये भी उठते हैं कि उनके कई एलाय उनके साथ छोड़ते भी चले गए, लेकिन बाद में फिर वो एलाय आ क्यों रहे फिर वापस? तो शेरों का गठबंधन नहीं होगा तो आपके मुताबिक यदि जो आप दूसरे शब्द बोल रहे हैं उसका गठबंधन होता तो क्या ऐसे ही लोग आने को तैयार हो रहे हैं? देखिए, मैंने जो नाम लिया उसमें एक नाम और जोड़ देती हूँ, रंगा सियार। तो जो सियार है ये रंगे हुए सियार है, और इनको हर तरीके से ऐसे शब्द पता नहीं आप लोग कहा, पॉलिटिकल पार्टी आप लोग इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा शब्दों का चयन भी देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी भी ऐसा बोलते हैं, मैं उनकी सोच से भी कहता हूँ। देखिए संजय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और आपको जानते भी होंगे कांग्रेस पार्टी तो जानी अपनी जेन्युइन लैंग्वेज और जेन्युइन उसके लिए जानी जाती है। लेकिन जब हम मोदी जी को भाषण देते हुए देखते हैं और तमाम तरह की उपमाएं जो है हमारे नेताओं को जो है देते हुए देखते हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जिस तरह के अपशब्द वो बोलते हैं, हमारी बहुत माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
शशि थरूर जी की धर्मपत्नी के लिए जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, और सब छोड़ दीजिए, जो हमारे माननीय हमारे बहुत महबूब नेता है राहुल गांधी जी, उनके बारे में तमाम तरह के अपशब्द बोले गए। तो खैर इतने अपशब्द तो हम नहीं बोल पाते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनसे हम इंस्पायर्ड जरूर ठीक हुए है। हैं, और थोड़ा बहुत हम भी मैं अब विनीता जी से ही इसका जवाब ले लेता हूँ। विनीता जी समझाइए आप, क्या हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छे अच्छे शब्दों के साथ भी आरोप और घेराबंदी कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं? क्या वो परंपरा को नष्टप्राय हम होता हुआ देख पाएंगे क्या? पहला। और दूसरा, महाराष्ट्र में आपका अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है, बिहार में भी क्लैरिटी नहीं है, कहते तो सब है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पर ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा भी है एक दूसरे की। जी बिल्कुल, जो कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही थी वो आवाज के बारे में, और मंत्रियों की आवाज दब गई है, तो कांग्रेस में एक्चुअली आवाज इतनी बढ़ गई है, इतना शोर हो गया है कि वहाँ के जो लीडर्स है, टॉल लीडर्स है, सब भाग के इधर आ रहे हैं बीजेपी में, तो एनडीए में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी जो ट्रेंड रही है, उनकी जो नेचर रही है कांग्रेस की, पर्टिकुलरली जब वो ऑपोजिशन में है, तो उनकी जो आदत बन गई है, जो इंडिया में जो 75-65 इयर्स उन्होंने रूल किया, उनकी जो प्राइमेसी की जो इनकी आदत बन गई है, वो ऑपोजिशन में रहने का they don't know, लेकिन उनका तो ये कहना है कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक चलते हैं। आपकी ही पार्टी पर आरोप लगता है कि आपके बड़े बड़े नेता जो है ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है, तो क्या इस पर भी कोई जवाब है आपका? कांग्रेस पहले इंट्रोस्पेक्ट करे, जो उनकी नेताएं जो पार्लियामेंट में जैसे बिहेव करते हैं, वेल ऑफ द पार्लियामेंट में जैसे बिहेव कर, जितना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किए हैं, और उसके बावजूद हमने कितने बिल्स को पास किए हैं, उसके लिए भी बोलते हैं कि हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं फॉलो किया, जबकि हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को फॉलो करके बिल पास करते हैं, लेकिन वहां भी वो अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस हमने नेशन बिल्डिंग के एजेंडा को छोड़ा नहीं, और 10 साल में अच्छी समझे। सुनिए, अब मैं उसमें नहीं उलझना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए आप विनीता जी, महाराष्ट्र कब तक स्पष्ट हो जाएगा सीन, और बिहार कब तक क्लियर हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं वहां पर। जी बिल्कुल, तो वो तो अभी क्लियर वी विल हैव टू डू इट, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हुए हैं, तो क्लैरिटी तो आ ही जाएगी दोनों स्टेट में, और दोनों ही बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट स्टेट्स है हमारे लिए, तो उसमें क्लैरिटी आ ही जाएगी। और जैसे एनडीए की जो रवैया है और जो प्रोसेसेस हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें तो सिस्टमैटिक प्रोसेस ही कहेंगे हम इसको, और जिसे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की प्रोसेस और जो भी है, एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है और एक फ्रेमवर्क है, उसके तहत सब कुछ द क्लैरिटी तो आ ही जाएगी बिल्कुल विद इन दिस टाइम फ्रेम। ऋतु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो बहुत संक्षेप में कहें, क्योंकि मुझे अपने दोनों खास मेहमानों के पास जाना है, वरिष्ठ पत्रकारों के पास। जी, मैं केवल कुछ सेकंड लूंगी। अभी विनीता जी ने बोला कि हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग संसद में करते हैं, जिस तरह का आचरण हमारा संसद में है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से कि रमेश जिदूड़ी वहां पर सरेआम ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है कि आम जो है जीवन में भी इस तरह के शब्द जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नारायण राणे जी वहां पर खड़े होकर सरेआम जो है संसद में खड़े होकर माननीय सांसदों को धमकाने का काम करते हैं। तमाम इनके सांसद जो है अपशब्दों का प्रयोग न केवल प्रयोग करते हैं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहद आक्रामक रहती है। और इनकी एक बहुत प्यारी मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने तो सोनिया जी के साथ वो बदतमीजी की, पूरी दुनिया ने उनको देखा, तो इस आचरण पे क्या कहेंगे? दूसरी बात, इन्होंने बिल की बात की, जब आप 150 सांसद जो है निलंबित कर देते हैं केवल सवाल पूछने के लिए, और उसके बाद पीछे से आप बिल जो है वो चलिए खैर, आप हम लगता है हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। अब अलायंस के ही अलायंस की तस्वीर को हम समझना चाह रहे थे। अब इसके लिए अलग से एकदम सब्जेक्ट, ऋतु जी, इसके लिए अलग से एक दिन सब्जेक्ट हम पिक कर लेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको उसमें खासकर याद करेंगे हम, और बाकी बीजेपी के मेहमान को भी याद करेंगे। तब आप लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिएगा कौन सही है कौन गलत है। श्री कृष्णा, ज़रा मुझे समझाइए आप कि दक्षिण की मुश्किलें क्या क्या है, और दक्षिण में कमल को खिलाना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो लक्ष्य इन्होंने रख लिया है वो तो चलिए एक हौसला अफजाई के लिए अपना लक्ष्य रखा है, कोशिशें होंगी वहाँ तक पहुँचने की इनकी, लेकिन
जो तस्वीर दिख रही है भारत के तमाम राज्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत मुश्किल रहा है। हाँ देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो भी हैं, जितने भी दल हैं, सब तो बड़े बड़े लक्ष्य और बड़े बड़े ये रखते हैं जी। मगर जहाँ तक दक्षिण की बात है, भाजपा का एक ही दिक्कत है कि अभी तक वहाँ के जो नेता हैं, वहीं के जो देश के उस स्टेट के जो नेता हैं, उभर के नहीं आए अभी तक। अभी शायद थोड़े बहुत अन्नामलई आ रहे हैं तमिलनाडु में, बाकी स्टेट सदर्न दक्षिण भारत में देखिए कई स्टेटों में इनकी कोई लीडरशिप अभी भी इतनी नहीं है, उभरी नहीं है जितने वो स्टेट के लीडर्स हैं। जैसे आप कर्नाटक में देख लीजिए या केरला में। अब केरला में भी टाइम लगेगा। अब एक पिछले इलेक्शन में देख लीजिए, आपने बड़े दिग्गज लोगों को आपने खड़ा किया भाजपा ने, श्रीधरन वो हार गए। अब ये पद्माजा और एंथनी आए। अब मुझे ये पता नहीं कहाँ तक इनका असर पड़ सकता है सीटों पे। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने भारत रत्न भी दे दिया लोगों को, नरसिम्हा राव को दे दिया आंध्रा में, हाँ, और स्वामीनाथन को तमिलनाडु का। अब कहाँ तक ये वोट में बदलेगा, कहाँ तक इनका सपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश में तो इसका रंग दिख गया ना। ये बहुत जरूरी है। आपको वहाँ के क्षेत्रीय दलों का काउंटर करने के लिए आपके नेता भी वहीं के होने चाहिए, वहीं के जो ग्रास रूट से आने चाहिए। ये बात तो सही आप कह रहे हैं। ये हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। ये है ही नहीं इनके पास। पहले कांग्रेस का था, वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने तो ऐसा पॉलिसी अपनाया कि तमिलनाडु में उनका पूरा सफाया हो गया। और अब उनका ये हाल है कि जब तक कांग्रेस ही नहीं, भाजपा का भी, जब तक आप द्रविड़ पार्टी के साथ तो ठीक से अभी खड़ी नहीं हो पाई है वहाँ। कोई भी पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी दल है, वो खड़ी नहीं हो पाई अपने बल पे। अभी कोई भाजपा तो कोशिश कर रही है, अब ये देखना पड़ेगा कहाँ तक ये इनका सक्सेस होता है। जी, चैलेंजेस क्या क्या है विपिन जी, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए अपने, और जिस तरीके से इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जो व्यवहारिक बातें होती है वहाँ पर कहाँ जाकर ये उस लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हो सकते हैं, यदि होते भी हैं तो। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं ये कि केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, 5% वोट 10% हो सकते हैं, 25,000 वोट 75,000 हो सकते हैं, लेकिन सीट निकालने के लिए ये काफ़ी नहीं है। इन दो राज्यों पे तो डिस्कशन करना मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करना होगा। दूसरी बात, हमने आंध्रा की बात कभी कर चुके, तेलंगाना की भी बात कर चुके। बीजेपी तमिलनाडु को लेकर बार-बार आश्वस्त हो रही है, शायद अन्नामलाई फैक्टर को ज्यादा वेटेज दे रही है वो। मैं अन्नामलाई फैक्टर कोई फैक्टर हो, साउथ में अभी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी के तौर पर ही बीजेपी को लिया जाता है। लेकिन लोकल लीडरशिप के रूप में एबर्स तो किया है अन्नामलाई ना। नहीं, जैसे इनका जो है, एक चीज़ सोचिए कि जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या आपका कुछ हद तक यूपी बिहार, यहाँ जो जिस तरह का संगठन जितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, उतना संगठन न दक्षिण में है, न इनका वेस्ट बंगाल में है, और न उड़ीसा में है। तो ये अभी वहाँ उस तरह संगठन बहुत मजबूत नहीं है, जो कि इनको जो पॉपुलैरिटी है माना मोदी की, तो कितनी सीटें उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे ये। और सबसे बड़ी बात, इस समय महत्वपूर्ण बात इनके लिए कर्नाटक है। आंध्रा में हमने बात कर ली, तेलंगाना पे भी हमने बात कर ली। कर्नाटक में इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में पिछली बार कांग्रेस ने बड़े अच्छे वोटों से चुनाव जीता था। उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण उस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में ये था कि लिंगायत वोट का 52% वोट करीब भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। और अब इन्होंने देवेगौड़ा से जो अलायंस किया, लिंगायत वहाँ करीब 14% है और बोकालिंगा करीब 12% है। अब इन्होंने जो देवेगौड़ा से अलायंस किया, वो बोकालिंगा के सबसे बड़े नेता हैं। वो 3 सीटें इन्होंने देवेगौड़ा की दी है। वो वोट इनका प्लस हो सकता है। पिछली बार 28 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 मुझको लगता है कि 25 सीटें शायद ये नहीं बरकरार कर पाएंगे, इनकी सीटें कम होंगी। लेकिन ये देवेगौड़ा से जो अलायंस हुआ है, जेडीएस के साथ जो अलायंस हुआ है, तो ओवरऑल मुझको लगता है कि 15 सीटें कम कैसे होंगी? नहीं, वहाँ पे एक बहुत साफ समझ लीजिए कि पिछले इलेक्शन में एक और कम्युनिटी है वहाँ पे, उसको है कुरु कम्युनिटी, जिसके कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे, ये उसी जाति से आते हैं। ये शेड्यूल कास्ट जाति है। तो ये जो है टोटली ये कांग्रेस की तरफ गई थी। और उसके अलावा वहाँ एक मुस्लिम वोट की भी
ठीक ठाक परसेंटेज है, 7-8% वोट है। तो ये सब मिला के पिछले इलेक्शन में जो कांग्रेस को जो फायदा हुआ था, वो अब की बार जो है ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस को पिछली बार की तरह ही इतना बुरा हाल हो जाएगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती, ये मैक्सिमम सीटें थी। अब उससे ज़्यादा सीटें हो नहीं सकती, कहीं कहीं भी नहीं हो सकती। न यूपी में हो सकती है, न बिहार में हो सकती हैं, न महाराष्ट्र में हो सकती हैं। तो ये जो ज़्यादातर है राज्यों में तो सैचुरेशन पॉइंट पे ही है ये, लेकिन फिर भी कोशिशें तो जारी हैं इनकी। कितनी भी कोशिशें हों, देवेगौड़ा भी अब एक थके हुए नेता हो चुके हैं। उनका जो उनकी इमेज थी एक सेकुलर लीडर की, उनकी पार्टी का नाम था जनता दल सेकुलर, वो सारी वो इमेज अब उनकी टूट चुकी है। अब वो जो है कितना वोकलिंगा वोटों पे भी कितनी सेंध लगा वोकलिंगा को पाएंगे। अभी भी उनका नेता तो उन्हीं को माना जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर 3 सीट पे वो एग्री कर गए हैं तो अब समझ लीजिए कि उनका कितना आधार बचा है कर्नाटक में। तो ये जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर अच्छा करेगी, लेकिन 15-20 सीट के बीच मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल पाएगी। और पिछले जो उनकी आंकड़ा था, पिछली जो टैली थी, उसके बराबर मुझे मुश्किल लगता है ये। ठीक, सबसे बड़ी बात, आपने उड़ीसा की जो बात की थी, जी मेरे ख्याल से उड़ीसा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात हमको करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और यूपी बिहार की तो बहुत बातें हो चुकी हैं। उड़ीसा में सबसे बड़ी बात कि बीजू जनता दल, वहाँ भी एक एंटी इनकम्बेंसी बीजू जनता दल की है, कई सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। तो बीजू जनता हर दल बार तो यही सुनते हैं साहब, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन हर बार तो वही जीतती है। नहीं, लेकिन बीजू जनता दल इस समय हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें लोकसभा में दे दे और असेंबली में अपना फोकस असेंबली में रखे, क्योंकि दोनों इलेक्शन साथ होने हैं वहाँ। तो वहाँ पे हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 13-14 सीटों की डिमांड की है। इतनी सीटें शायद बीजू जनता दल नहीं देगा, लेकिन उड़ीसा की एक कुल 21 में से 12 पे कामयाबी बीजेडी को पिछली बार मिली थी और BJD 8 पर बीजेपी सफल हुई थी। हाँ, तो और 20 एक सीट और एक कांग्रेस को- संभलपुर कांग्रेस के नहीं, पास इसमें वहाँ एक से बात गया एक था। क्लियर कर समझिए कि उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल ने 5 सालों में एनडीए में भले न रहे हों, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट रहा है मुद्दों के बीजू आधार पर। जनता दल लगातार हर मुद्दों पर सपोर्ट करता रहा भारतीय जनता मोदी सरकार को। तो बीजू जनता दल के साथ आप अलायंस करते हैं अगर, तो आप एक अपोजिशन स्पेस खाली छोड़ते हैं। वो आप जहां की आप 100% सीटें दोनों पार्टी जीत सकती हैं, वहां पे आपने अपोजिशन को एक स्पेस दे दिया। और जो एंटी इनकम्बेंसी जो होगी, वो जो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, हो सकता है कि 2-4 कैंडिडेट उनके निकल जाए। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी लड़ती हैं तो फिर जो है कांग्रेस की कोई चांस नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट एक सेकंड लगेगा, जी। कि जैसे पंजाब की बात करूँ मैं, कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अलायंस हो जाए, तो वहाँ आप बीजेपी अकाली दल गठबंधन के लिए एक स्पेस देते हो उनको, कि अगर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उस पार्टी को जाएगी। लेकिन अगर दोनों पार्टी फाइट करती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो जो अपोजिशन वोट है, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, वो कांग्रेस को जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा उससे नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही केरल में, अगर केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच अलायंस हो जाए, तो फिर अपोजिशन में तो कोई ना कोई होगा ना। तो वो अच्छा है कि वो फाइट करे वहाँ पे। हाँ, क्योंकि लेकिन जो क्या भी कहा जीतेगा, जाए, राजनीति गणित का खेल से ज्यादा जो भी रसायन जीतेगा शास्त्र का पंजाब खेल हो गया है। पंजाब और केरल में, वो जो है जो इंडिया गठबंधन है उसका हिस्सा होगा। और अगर वो एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे, जो अपोजिशन के स्पेस क्यों खाली करेंगे। ठीक सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुक जाइएगा। हाँ, उड़ीसा में मैं वही कह रहा हूँ, मैं उड़ीसा आपको में रोक रहा हूँ, सर, कोई रुक खास जाइएगा। फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। ठीक, विनीता हरिहरन, मेरे ख्याल से आपने सुन ही लिया होगा हमारे पत्रकार जो कह रहे थे, विपिन जी और श्री कृष्णा, साउथ कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए। उड़ीसा में तो आप ऑलरेडी दोनों मिलाकर आप लोग टॉप पे थे ही, नंबर 1 नंबर 2 पार्टी आप, बीजेडी और आप नंबर 1 नंबर 2 थे। 21 में से 20 सीटों पर आप ऑलरेडी 2019 से परचम लहरा चुके हैं। तो कहाँ क्या क्या आप आगे बढ़ा पाएंगे फिर? जी, जहाँ तक ओडिशा की बात है, जो एंटी इनकम्बेंसी की जो एनालिसिस तो थियोरेटिकली ठीक है, लेकिन जो ओडिशा की जो एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं है, बीजेडी के खिलाफ भी नहीं होती है, क्योंकि बीजेडी सही तरह से काम करती है, अलाइंड होके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइंड होके वेरी स्मार्टली वो काम करते हैं। और जितने भी प्रोग्राम्स है उसका बिल्कुल यूटिलाइज करके 100% यूटिलाइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को यूटिलाइज करते हुए जनता तक पहुंचाती है। तो उन्होंने वेरी स्मार्ट गवर्नमेंट, वेरी एफिशिएंट गवर्नमेंट जो उड़ीसा की थी। और क्योंकि मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ जिस तरह उड़ीसा काम कर रही है।
और उड़ीसा गवर्नमेंट की जो प्रोएक्टिवनेस थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज को यूटिलाइज करने में, उसी से उन्होंने पॉवर्टी से उठाए हैं लोगों को उड़ीसा में, जस्ट बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो जब बीजेडी और बीजेपी दोनों इफ दे अलाइन, देन तो ये बिल्कुल ही ये डबल इंजन हो जाएगी और लोगों की भरोसा और भी रीइंफोर्स हो जाएगी कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोalition जो बीजेडी और बीजेपी की जो है। तो और रही बात कांग्रेस की तो फेट हम जानते ही हैं, जो नेशन भर में जो नेशन वाइड जो हो रही है उनकी जो स्थिति जो है बिल्कुल ही इट्स वेरी वेरी पैथेटिक जो सिचुएशन है। जो उनकी जो टॉल लीडर्स है वो भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो उनकी जो फ्रेमवर्क है, उनकी जो लीडरशिप है, उस पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। और सो रही बात एंटी इनकम्बेंसी उड़ीसा, वो वाली बात तो हमने एड्रेस कर चुके हैं हम अभी। और जो रही बात साउथ के जो हमने अमित शाह जी ने भी कहा है कि हमारे टारगेट जो है इट वुड बी टू बी डबलिंग द सीट्स, और उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे टारगेट लेकिन है। जो जानकारी चल के आती है उसके मुताबिक तमिलनाडु और केरल में वोट परसेंटेज शायद आपके बढ़ जाए, पर सीटों में कन्वर्जन हो पाना मुश्किल लग रहा है। जी, हम तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो कैंडिडेट की सिलेक्शन है, वो बिल्कुल ही बहुत ही सोच समझ के हमने कैंडिडेट सिलेक्शन किए हैं। जैसे केरला की अगर बात करें तो भी हमने बहुत वेल बैलेंस्ड कैंडिडेचर सिलेक्शन हुई है हमारी, माइनॉरिटी से भी, और विमेन की रिप्रेजेंटेशन है, यूथ की रिप्रेजेंटेशन है, और सारे सेक्टर्स जो मोदी जी बोलते हैं, 4 कास्ट जो हमारे हैं, चारों कास्ट से जो युवा, यूथ, महिला, फार्मर और माइनॉरिटीज जो है, सारों की रिप्रेजेंटेशन हुई है। जो 12 सीट की बात कर रही हूँ मैं केरल की, और बाकी के जो भी है वो भी हम वेल बैलेंस होकर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को पोर्ट्रे करते हुए ही कोशिश करेंगे। और जैसे बोलते हैं, कोशिश ही है जो अक्सर कामयाब होती है। तो, जी रितु चौधरी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस पंजाब में भी होता? और क्या आम आदमी पार्टी ने अपनी शर्तों पर आपके साथ वहाँ का अलायंस तोड़ दिया और दिल्ली में आपके साथ वो हो लिए? क्या ये बेहतर नहीं होता कि ममता बनर्जी और कांग्रेस बहुत दिल से एक साथ हो जाते, तो शायद जो इंडिया अलायंस की जो आप बात कर रही हैं एक मजबूती से टक्कर दे पाती? देखिए, इस तरह के तो बहुत सारे काश हैं, जो काश ऐसा होता, तो ये तो काश वाली बात नहीं, तो आपके हाथ में ही था, आप सबों के हाथ में था, आप लोग मिलकर कर, अभी तो चुनाव संपन्न भी नहीं हुए हैं, न नतीजे आए हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि इस तरह की बड़ी ख्वाहिशें हैं जो अधूरी रह जाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसे ऐसी ख्वाहिशें तो भाजपा की भी बहुत है जो अधूरी रहेगी। और इसमें लेकिन अभी विनीता जी बता रही थी, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो है अभी 39 कैंडिडेट की जो लिस्ट आई है, उसमें हमने 61% जो है हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को हमने दिया है। लेकिन अभी आप देख लीजिए हमारी और इनकी जो है, आप कंपेयर कर लीजिए लिस्ट, जो पहली लिस्ट इनकी लिख ली और हमारी लिख ली है, कि कौन जो है समाज का भला चाहता है और कौन समाज का भला नहीं चाहता है। और जनता जो है इस तरीकों को इसको बखूबी समझती है, और इंडिया अलायंस इस पर पूरी तरह से काम कर रहा है इस चीज पर, कि ज्यादा से ज्यादा जो है, जो पिछड़े और जो दबे कुचले जो वर्ग हैं, उनको प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा इलेक्शंस में, और हमने वो करके दिखाया है। हमारी पहली लिस्ट में ये चीज हमने दिखा दी है। ठीक। और दूसरी बात हम जी, मैं समय की पाबंदी है इसलिए मैं माफ़ी चाहते हुए आपको यहीं पे रोकना चाहता हूँ। वैसे आप दोनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई। ये हमारी ओर से आपको शुभकामना संदेश है। और दूसरा ये कि प्रोफेसर विनीत सिंह, बहुत संक्षेप में बताइए, क्योंकि वाइंड अप की ओर हम जा रहे हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि पशुपति पारस और चिराग के दिल भी मिल चुके होते? एक ही घर में इतने बिखराव क्यों, एक ही परिवार में? देखिए, कुछ चीजें संजय जी आपके अख्तियार में नहीं होती हैं जी, और ये राजनीति, महत्वाकांक्षा और सत्ता पाने की ललक जो होती है वो शायद सब कुछ तोड़ देता है ना। मैंने कहा कि ये पारिवारिक चीज है, ये चाचा जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक बात मैं फिर से कहूंगा कि जहां तक जीतने की बात है और जनाधार की बात हो, और जो रामविलास पासवान हमारे दिवंगत नेता थे, उनके लोजपा की बात हो,
तो उस लोजपा के उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी ही हैं, जनाधार उन्हीं का है। आने वाले समय में बिहार में चिराग पासवान जी एक धुरी का, एक मजबूत धुरी का काम करेंगे। और यकीन मानिए जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कि बिहार की राजनीति कम से कम चिराग पासवान और हमारी पार्टी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। विपिन जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री कृष्णा आपका। बहुत धन्यवाद रितु चौधरी आपका, कांग्रेस की ओर से राय रखने के लिए। बहुत धन्यवाद विनीता हरिहरन, बीजेपी की ओर से अपनी राय रखने के लिए। तो कुनबा कहीं बढ़ रहा है, कुनबा कहीं सिमट भी रहा है। दोनों बातें सामने आ रही है, क्योंकि ये राजनीति है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ बातें चलती रहती है। लेकिन रणनीति और नीति का खेल है राजनीति। अब इसमें कौन कितना बाजी मार ले जाएगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन पेचीदगियाँ दोनों गठबंधन में है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हस्तक्षेप में फिलहाल इतना ही। सहारा पड़ा।